नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम इसके बारे में टॉपिक लेते हैं कि अम्ल क्या है एवं क्षार क्या है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया अम्ल, यानी अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो दोस्तों, खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं दोस्तों, लाल कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल। फिर आपके इसका दूसरा आ गया कि क्षार क्या होते हैं। क्षार किस प्रकार के होते हैं या क्षार किसे हम कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे एवं क्या होते हैं दोस्तों, तीखे होते हैं। कड़वे एवं तीखे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। फिर आगे अगला टॉपिक आपके कि अगर अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पूछ ले तो आप ये दोनों परिभाषाएं लिख लोगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछ ले कि अम्ल एवं क्षार में कोई 5 अंतर बताइए, या अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर बताइए, या अम्ल एवं क्षार में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप इनमें किस प्रकार से अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो पहला आ गया आपके अम्ल कि अम्ल एवं क्षार दोनों में आपको क्या निकालना है दोस्तों, अंतर स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है दोस्तों, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आ गया अम्ल। तो अम्ल क्या है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं। यानी अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। फिर आगे क्षार का पहला पॉइंट ले लेंगे कि क्षार स्वाद में कड़वे एवं तीखे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कड़वे एवं तीखे होते हैं। फिर आ गया अम्ल का दूसरा पॉइंट कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं दोस्तों, नीला कर देते हैं। अम्ल होते हैं जो नीला लिटमस पत्र होता है उसे क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। फिर आगे क्षार का दूसरा पॉइंट, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार होते हैं जिसमें जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, नीला कर देते हैं। अगर क्षार में लाल नीला लिटमस पत्र होगा और उस पर कोई प्राकृतिक सूचक डाला जाएगा तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, यानी लाल से वो नीला हो जाएगा लेकिन नीले से वो कभी लाल नहीं होगा दोस्तों। फिर आगे आपके इसमें भी उसी प्रकार से होता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं लेकिन लाल को वो कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, नीला नहीं कर पाएंगे। फिर आपके तीसरा अंतर आ गया कि अम्लीय जलीय विलयन में हमेशा H+ आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। फिर आगे आपके क्षार का तीसरा पॉइंट, क्षार जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में आयन का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं या बनाते हैं। या आपके तीन क्या हो गए दोस्तों, अंतर हो गए। फिर आपके आते हैं उदाहरण भी, यानी उदाहरणों के माध्यम से भी हमें बताना है कि अम्ल के कौन से उदाहरण है और क्षार के कौन से उदाहरण है। तो सबसे पहले हम अम्ल के उदाहरण लेंगे। तो अम्ल का जो पहला उदाहरण आता है HCl का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आगे आपके H2SO4 यानी आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आ गया H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आगे आपके चौथा आ गया CH3COOH यानी आपके सेट्रिक अम्ल। इसका क्या हो गया दोस्तों, सेट्रिक अम्ल आ गया। फिर आ गया आपके क्षार में कि क्षार के उदाहरण दीजिए। तो क्षार का पहला उदाहरण है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर दूसरा आपका है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपके और पॉइंट आते हैं कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं, यानी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं। वो भी आपको दोस्तों कि जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा में और जो जल होता है वो अल्प मात्रा में होता है। यानी जो अम्ल होता है वो अधिक ही मात्रा में होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में, और जो जल की मात्रा होती है वो बहुत क्या होती है, अल्प मात्रा में या कम मात्रा में होती है। ऐसे अम्ल को हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सांद्र अम्ल कहेंगे। और जो आपके तनु अम्ल होगा ये इसका विपरीत या उल्टा हो जाएगा, यानी तनु अम्ल किसे कहेंगे कि जिसमें अम्ल की मात्रा तो होती है, जो अम्ल की मात्रा होती है वो कम मात्रा में या अल्प मात्रा में होती है,
और जो जल की मात्रा होती है वो अधिक ही होती है, यानी अधिक मात्रा की होती है। ऐसे अम्ल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? तनु अम्ल कहेंगे। फिर आगे आपके क्षार, यानी क्षार किसे कहते हैं या क्षार किस प्रकार के होते हैं? तो जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं, यानी जल में घुलनशील जो क्षार होता है उसे क्षार कहते हैं। और ये संसारक प्रकृति के होते हैं, यानी इनमें संसारण हो जाता है। ये किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? संसारक प्रकृति के होते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके अम्ल एवं जो क्षारक है उसका कौन सा भी पॉइंट आपके छूटा नहीं है। अम्ल एवं क्षारक में जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा मैंने आपको समझा दिया, यानी जो अम्ल क्या होते हैं फिर क्षारक क्या होते हैं, दोनों की आपको परिभाषा दे दी। दोनों में आपके अंदर स्पष्ट करना भी समझा दिया कि दोनों में किस प्रकार का अंतर है या विभेद है। फिर इनके जो उदाहरण है, यानी अम्ल के कौन से उदाहरण है और क्षारक के कौन से उदाहरण है, वो उदाहरण भी आपको दे दिए दोस्तों। इस वीडियो को आप पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। पहले हमने पढ़ लिया अध्याय 2 है जो इसके बारे में, यानी अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय 2, इसके बारे में अम्ल एवं क्षारक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सूचक के बारे में, यानी सूचक क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आपके आ गया सूचक, यानी सूचक किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे सूचक जो किसी भी विलयन में, यानी ऐसे सूचक होते हैं जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को क्या करते हैं दोस्तों? दर्शाते हैं। यानी ऐसे सूचक जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को क्या करते हैं दोस्तों? दर्शाते हैं। तथा इनका रंग अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है या बदल जाती है। इनकी जो गंध होती है वो अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे या वो सूचक कहलाते हैं दोस्तों। फिर आपके आ गया कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यानी पहला आपके प्राकृतिक सूचक हो गया, दूसरा आपके हो गया कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, फिर आपका तीसरा हो गया गंधीय सूचक हो गया दोस्तों। तो पहला हम लेंगे प्राकृतिक सूचक, यानी प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे सूचक या वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक सूचक। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक सूचक। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो हमें प्रकृति की देन से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे सूचक या वे सूचक जो हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण ले ले, यानी प्राकृतिक सूचक है तो उसके कुछ उदाहरण भी होंगे। तो प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण हैं। पहला हो गया लिटमस और दूसरा आपके क्या हो गया दोस्तों? हल्दी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? हल्दी हो गया। यानी जो लिटमस होगा वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा दोस्तों? नीला कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और हल्दी का कलर क्या है दोस्तों? पीला है। क्या है दोस्तों? पीला है, जिसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और लाल रंग कब होगा? तब वो किसी जैसे क्षारकीय पदार्थ से क्या करेगी दोस्तों? अभिक्रिया करेगी। क्या करेगी दोस्तों? जब ये क्षारक से अभिक्रिया करेगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये क्षारकीय है, तो इनसे जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। फिर आपके तीसरा आता है, दूसरा आता है कृत्रिम एवं संश्लेषित सूचक। या कृत्रिम या संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? तो आपके आ गया वे सूचक जो रसायनों तथा मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं दोस्तों। यानी कृत्रिम या संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं दोस्तों? कि वे सूचक जो रसायनों तथा मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं तथा उनका निर्माण किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? कृत्रिम तथा संश्लेषित सूचक कहेंगे। अब कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के उदाहरण कौन से हैं? तो कृत्रिम तथा संश्लेषित सूचक के 2 उदाहरण हैं दोस्तों। कितने उदाहरण हैं दोस्तों? 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण आपके आ गया फिनोथेपेलिन। क्या आ गया दोस्तों? फिनोथेपेलिन। और दूसरा आपके उदाहरण आ गया मेथिल ऑरेंज। क्या आ गया दोस्तों? मेथिल ऑरेंज आ गया। फिर आपके जो तीसरा सूचक आता है वो क्या है दोस्तों? गंधीय सूचक। क्या है दोस्तों? गंधीय सूचक। यानी गंधीय सूचक जो आपके तीसरा
सूचक है वो किस प्रकार का होता है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे सूचक जिनकी जो गंध होती है वो अम्लीय तथा क्षार के माध्यमों में बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, गंधीय सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, गंधीय सूचक कहेंगे। यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे सूचक जिनकी जो गंध होती है वो अम्लीय तथा क्षार के यानी दोनों माध्यमों में बदल जाती है, उन्हें हम कहेंगे गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक के आपके 3 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला आपके आ गया प्याज का रस। क्या आ गया दोस्तों, प्याज का रस। तीसरा आपके आ गया वेनिला और चौथा आपके आ गया दोस्तों लौंग का तेल। यानी ये 3 आपके गंधीय सूचक के उदाहरण हो गए। फिर आपके 2 हो गए कृत्रिम तथा संश्लेषित सूचकों के उदाहरण हो गए और आपके 2 ये हो गए प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण। यानी प्राकृतिक सूचकों के 2 उदाहरण क्या है, लिटमस और हल्दी। ये आपके हो गए इनके उदाहरण दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल एवं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में, जो पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल किस काम के लिए हमारे लिए उपयोग में आती है, पीएच स्केल के क्या कार्य है, या पीएच स्केल का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं या पीएच स्केल क्या होती है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। क्या किया गया दोस्तों, एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी, यानी इसमें पी क्या है, ये देखो ये पी एक शब्द है, तो इसमें पी एक जर्मन शब्द है। क्या है दोस्तों, इसमें पी है जो क्या है दोस्तों, जर्मन शब्द है। क्या है दोस्तों, जर्मन शब्द है, जिसका जो जर्मन शब्द पुसांस से बना है। किससे बना हुआ है दोस्तों, जर्मन शब्द पुसांस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, शक्ति। क्या होता है दोस्तों, शक्ति, अर्थात जिसका अर्थ होता है पावर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, शक्ति, अर्थात जिसका अर्थ होता है पावर होता है। अब हम पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल किस प्रकार की होती है दोस्तों, पीएच स्केल का चित्र किस प्रकार का होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीएच स्केल का चित्र एक साधारण स्केल की तरह ही होता है दोस्तों, जिसमें पीएच स्केल का चित्र आपको ये दिख रहा होगा, मैंने पहले ही बना दिया है। पीएच स्केल में 0 से लगाकर 14 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 0 से लगाकर 14 तक अंक होते हैं। और जो 7 होता है वो क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। 7 हमेशा क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा। यदि 7 से, यदि इसमें जो प्रकृति है वो 7 से क्या करेगी दोस्तों, 0 की तरफ जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यानी 7 से 0 की तरफ जाने पर क्या होगा दोस्तों, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। कौन सी प्रकृति बढ़ेगी दोस्तों, अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होगी या अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई आपको प्रदर्शित होगी। अगर वो 7 से 14 की तरफ जा रही है, किधर जा रही है दोस्तों, 7 से 14 की तरफ जा रही है, तो कौन सी प्रकृति बढ़ेगी, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति या बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति आपको प्रदर्शित होगी। या क्षार की जो प्रकृति है वो 7 से 14 की तरफ जाने पर कौन सी प्रकृति बढ़ेगी दोस्तों, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। और जो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है उसमें H+ आयन उत्पन्न होंगे। कौन से आयन उत्पन्न होंगे दोस्तों, H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। कौन से आयन उत्पन्न होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। और जो क्षारीय प्रकृति है उसमें OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड माइनस आयन क्या होंगे दोस्तों, उत्पन्न होंगे। जो आपके पीएच स्केल है उसमें अनेक प्रकार के पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपके 5.6। कितना होता है दोस्तों, 5.6। तो 5.6 को आप ज्ञात कर सकते हो। जो हमारा मुंह है, मुंह का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 5.5। तो इसके पास में आ जाएगा 5.5 हमारे मुंह का पीएच मान होता है। फिर जो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 2.2। कितना होता है दोस्तों, 2.2 नींबू के रस का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 10 होता है। कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। इस प्रकार से हम अनेक पदार्थों की जो अम्लीय प्रकृति के है या क्षार की प्रकृति के है उनका हम ज्ञान पीएच स्केल के माध्यम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। अब पीएच स्केल किस प्रकार की है कि पीएच स्केल में
जैसे मान लो कि क्या होगी, 7 से 0 की तरफ जाएगी तो किसमें वृद्धि होगी दोस्तों, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी, यानी 7 से अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। लेकिन जब 7 से जब ये 14 की तरफ जाएगा, किधर जाएगा दोस्तों, 7 से जब 14 की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे कि H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी दोस्तों, कमी होगी, यानी माइनस हो जाएगा, इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। फिर आपके आ गया पीएच, यानी पीएच स्केल में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता में परिवर्तन के साथ पीएच में भी क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। यह आपके एक चित्र है। फिर आ गया पीएच स्केल क्या है, यानी पीएच स्केल में ये आपने पीएच स्केल का चित्र बना दिया। अब इसको किस प्रकार से समझाएंगे कि पीएच स्केल में क्या क्या हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि इस पीएच स्केल में 0 से अधिक अम्लता है। शून्य क्या होगा, जब ये 0 की तरफ जाएगी यानी 0 की तरफ जाएगी तो अधिक अम्लता, यानी अम्लता क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। यानी सबसे अधिक अम्ल कौन है दोस्तों, 1 से, यानी 0 से 1 तक सबसे अधिक क्या है दोस्तों, अम्लता है। क्या है दोस्तों, अम्लता है। तो क्या है कि इस पीएच स्केल से 0 यानी 0 क्या है दोस्तों, 0 अर्थात 0 से अधिक अम्लता से 14 यानी 14 नंबर पर जो आपके 14 से अधिक क्षारीय, यानी 0 पर क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, और 14 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक क्या हो जाएगा, क्षारीय तक पीएच को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो इस पीएच स्केल है उसमें हम 0 से लगाकर, यानी 0 अधिक अम्लीय है और 14 अधिक क्या है, क्षारीय तक पीएच को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः पीएच को ऐसी संख्या के रूप में हम देखते हैं जो कि किसी विलयन में अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। यानी पीएच स्केल में हम साधारणतः ऐसी संख्या को देखते हैं, यानी जो ये संख्या है ऐसी संख्याओं को हम देखते हैं जो हमेशा क्या करती है, अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है या हमें दिखाती है। फिर आ गया हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी जो हाइड्रोनियम आयन है, जो ये आयन बन रहे हैं, जिन आयनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, जितनी अधिक होगी, यानी जिनकी जो सांद्रता है वो जितनी अधिक होगी, उसका जो पीएच होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों, कम होगा। उसका जो पीएच मान उतना ही क्या होगा दोस्तों, कम होगा। फिर उसके बाद किसी भी उदासीन विलयन क्या है दोस्तों, कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 7 रहेगा। यानी जो ये उदासीन विलयन होगा इसका पीएच मान हमेशा क्या रहता है दोस्तों, 7 रहता है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, 7 लिखोगे। यानी कितना होता है, 7 होता है। यानी 7 नंबर पर क्या हो जाता है, उदासीन मान हो जाता है। जो इसका मान आता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारीय रहेगा, उसका पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में क्या है दोस्तों, कि यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान, यानी जो पीएच स्केल है उस पीएच के, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान होगा जो 7 से कम होगा तो वह कौन सी प्रकृति होगी या कौन से विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। यानी 7 से जब ये कम होने लग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अम्लीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अम्लीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अम्लीय विलयन कहेंगे। यानी 7 से जब ये कम हो जाएगा इसका अम्लीय विलयन, तो इसे हम अम्लीय विलयन कहेंगे। यदि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता है, यानी इसका जो पीएच मान है वो 7 से 14 तक बढ़ता है, तो वे विलयन में OH माइनस आयन क्या है दोस्तों, OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। या OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को वो क्या करेगा दोस्तों, दर्शाता है। अर्थात ये क्षार के प्रकृति को क्या करेगा दोस्तों, प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा दोस्तों, प्रदर्शित करेगा। यानी जब 7 से 14 की तरफ ये चला जाएगा तो OH माइनस क्या दोस्तों, OH माइनस आयन की सांद्रता में ये वृद्धि को क्या करेगा, दर्शाएगा। क्या करेगा दोस्तों, दर्शाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। तो ये कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा दोस्तों, क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा,
क्षार के प्रकृति को ये क्या करेगा दोस्तों, दर्शाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी OH माइनस आयन की सांद्रता में जब वृद्धि होगी 7 से 14 की तरफ जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये कौन सी प्रकृति हो जाएगी, क्षार की प्रकृति हो जाएगी। और यदि 7 से 14 की तरफ H प्लस आयन या H प्लस आयन की सांद्रता में जब वृद्धि होगी तो ये कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा दोस्तों, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा दोस्तों, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। यानी पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल का आपको नामांकित चित्र बता दिया, पीएच स्केल के बारे में आपको जानकारी बता दी कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक क्या होती है, संख्या होती है, जिसमें हम पीएच स्केल यानी किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान है उसे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी जिस पदार्थ का पीएच मान 0 से लगाकर 14 तक होगा उसका पीएच मान हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आ गया कि पीएच स्केल में क्या होता है कि 7 से 0 की तरफ जाने पर दोस्तों क्या होगा, अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होगी या अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो उसमें कौन सी प्रकृति बढ़ेगी दोस्तों, क्षारीय प्रकृति या क्षार की प्रकृति क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ेगी या क्षार की प्रकृति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी दोस्तों।